नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का कोड होगा BPAS 186 और किताब का नाम होगा तनाव एवं समय प्रबंधन। टोटल इस किताब में 10 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा तनाव को समझना। देखो, ये जो तनाव शब्द है ये आज हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। आज आप आम तौर पर इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। हर एक बंदा कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हर एक बंदा कह रहा है मैं तनाव में हूँ। हर एक बंदा कह रहा है मैं दबाव महसूस कर रहा हूँ। अगर वो कह भी नहीं रहा ना, तो भी वो महसूस कर रहा है। और वो शायद उसके काम का दबाव हो सकता है एग्जाम टाइम पे बच्चे को स्टडी का दबाव हो, एंड सो मोर। और हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से व्यक्ति तनाव में जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति समाज से कटने लग जाता है। इतना ही नहीं, आखिर इसके क्या कारण हैं और क्या इसका कुछ निदान है, क्या इससे निपटा जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई जाने वाली है। किताब बड़ी ज़बरदस्त है और अगर आपने एक एक चीज़ सुनी ना, तो आप बहुत मस्त तरीके से पेपर भी दे पाओगे। और दूसरी बात पता है क्या है, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ भी पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना में सबसे पहले 2 उदाहरण दिए गए हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि मनुष्य किस प्रकार से समस्याओं के दलदल में फंस जाता है और फिर वो तनावग्रस्त हो जाता है। पहले उदाहरण में हम समीना की बात करेंगे। समीना परिवार में सबसे बड़ी थी और वो ना बहुत ही ज़्यादा मेधावी छात्रा थी। मेधावी का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा माइंडेड लड़की थी और समझदार लड़की थी। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि अचानक से उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और माँ के बीमार पड़ने की वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की देखभाल करनी है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। और उसकी माता एक लंबी बीमारी के बाद क्या हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। इस चीज़ का प्रभाव ना समीना पर निगेटिव पड़ता है। अब समीना पहले जैसी नहीं रही, वो बीमार रहने लगी। जब डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का चेकअप किया तो उन्हें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिला, कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला कि आखिर ये बीमार क्यों है। धीरे धीरे करके पढ़ाई से उसकी रुचि खत्म हो गई, पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। और पता है, इस बार ना उसने एग्जाम भी नहीं दिया। तो समीना के ऊपर उसकी माँ की मौत का कितना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, ये वाली केस स्टडी ये बता रही है। और कितना निगेटिव प्रभाव पड़ा। अब ये जो बीमारी थी, ये तनाव की थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया। वो कुंठाग्रस्त हो गई, वो चिंताग्रस्त हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई। एक और केस है। एक लड़का है रवि नाम का। वो एक कंपनी में काम कर रहा है और वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसका प्रमोशन तय है। उसने बहुत मेहनत करी थी। उसका मानना था कि वो इस पदोन्नति मतलब प्रमोशन का बिल्कुल हकदार है। लेकिन जब उसके डिपार्टमेंट ने प्रमोशन की घोषणा करी, तो वो ये देखकर बिल्कुल दंग रह गया। वो ये देखकर बिल्कुल चौंक गया कि उसका प्रमोशन नहीं किया गया था। इसकी वजह से उसे बहुत निराशा लगी, बहुत निराश हुआ बेचारा, बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ। उसके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उसने उसके काम व ईमानदारी की सराहना भी नहीं करी। इवन उसको मतलब जो एक तरीके से ये भी कहता है कि रवि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम कंपनी के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कहा। यानी कि उसको अपनी ईमानदारी का वो फल नहीं मिला जिस फल की वो आशा कर रहा था। परिणाम पता है क्या हुआ, नौकरी में उसका इंटरेस्ट कम हो गया। इवन जो उसको उत्पादकता थी, जितना काम वो पहले करता था उसके मुकाबले अब काम वो कम करने लगा। उसके द्वारा अनुभव की गई कुंठा ने उसके पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित किया। क्योंकि देखिए, मनुष्य जब एक जगह से चिंताग्रस्त होता है तो उसका इम्पैक्ट उसकी फैमिली, दोस्तों, हर जगह पड़ता है। जिससे उसकी जो जीवन संगनी थी, उसकी जो वाइफ थी, उससे भी उसका मनमुटाव होने लगा। अब वो क्रोधी व्यवहार का हो गया, वो निराश व्यवहार का हो गया। और मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से क्या था, रवि पूरी तरीके से टूट चुका था। तो दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताया गया है कि जीवन के अलग अलग मोड़ पर हम तनाव का अनुभव करते हैं। कहीं पर देखिए आप, समीना की माता की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से उसे निगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा था। जबकि रवि का जो अनुभव था वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो बिखर गया। दोनों चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को भी ना तनाव के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हर बंदे के लिए तनाव के अलग अलग कारण हो, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग परिस्थितियों में रहता है। ऐसे में तनाव के लक्षण भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और तनाव की पहचान भी हमें अलग अलग तरीके से ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण होते हैं। और इस जब व्यक्ति एक तनाव में जाता है तो उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है। जैसे कि उसके माता पिता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके जीवन साथी, बच्चों, दोस्तों, सहकर्मियों, हर चीज़ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तनाव का मनुष्य के मनोविज्ञान पर भी और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये प्रस्तावना आपको कुल मिलाकर ये क्लियर कर देती है, हर व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की सिचुएशंस अलग अलग है और वो इस सिचुएशंस में कई बार पॉजिटिव फील करता है, लेकिन जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो मनुष्य अचानक से निगेटिव फील करने लग जाता है और यहीं से शुरुआत होती है तनाव जैसी चीज़ों की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि तनाव की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न जो है मनोवैज्ञानिक और विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है। वैसे तो आम
आप जो है आम शब्दों में तनाव को समझते ही हो, लेकिन फिर भी। तो देखो, तनाव को स्ट्रेस कहा जाता है और जो स्ट्रेस शब्द है ये स्टिग्रे से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द स्टिग्रे है और इसी स्टिग्रे शब्द से क्या लिया गया है, स्ट्रेस। और इसका अर्थ पता है क्या होता है, कसा जाना, या कोई चीज़ हमें प्रेशराइज कर रही है, कोई चीज़ हमें दबाव डाल रही है। ये शब्द सामान्य रूप से व्यवहार में आज यूज़ किया जाने लगा है। चाहे अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास व्यक्ति हो, अशिक्षित हो या शिक्षित हो, हर एक बंदा आज जो है स्ट्रेस शब्द का प्रयोग करने लगा है। हर एक बंदा स्ट्रेस लेने लगा है। यह शब्द सामान्य रूप से व्यवहार में आ जा रहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, चाहे डेली रूटीन हो, यानी कि विद्यालय हो, कार्यस्थल हो, चाहे दैनिक जीवन हो। हर जगह बच्चे भी आज के कल क्या कर रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर ले रहे हैं। वर्किंग प्लेस पर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, उन्हें भी प्रेशर मिल रहा है। विद्यालय हो, वहाँ पर चाहे टीचर हो, उनके ऊपर भी क्या है, प्रेशर है। तो अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलते ही रहोगे जो तनावग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में तनाव को फील कर रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि वो तनाव को फील कर रहे हैं। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है, जो ना जीवन को प्रेरणा ही नहीं देता। तनाव कई बार ना निगेटिव में ही ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तनाव ना लोगों को पॉजिटिव वे में भी ले जाता है। उसका रीज़न पता है क्या होता है, तनाव कैसे लोगों को प्रेरित करता होगा। तो सोचो, कोई बंदे पता है क्या, किसी को बहुत ज़्यादा काम मिल जाए, अब वो तनाव में आ गया। अब वो सोच रहा है मुझे ये काम ना इतने कम समय में करना ही करना है। अब वो ना हो सकता है अच्छा काम करे, हो सकता है कम समय में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे दे, हो सकता है वो कम समय में ज़्यादा उत्पादकता दे दे। लेकिन मोस्टली जो तनाव है वो निगेटिव ही रहता है, क्योंकि मनुष्य इतने सारे काम का बोझ संभाल नहीं पाता। तनाव की उत्पत्ति जो है वो भौतिक विज्ञान से मानी जाती है। ठीक है भाई, तनाव की उत्पत्ति कौन से विषय से मानी जाती है, भौतिक विज्ञान से। 17वीं सेंचुरी की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयों को फील किया और उस कठिनाइयों के संबंध को दर्शाने का प्रयास किया। 18 सेंचुरी में दबाव, तनाव और बल के संदर्भ में शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि मनुष्य तनावग्रस्त तो रहता होगा, लेकिन इस तनाव को वैज्ञानिक भाषा में कब परिभाषित किया गया। तो एक विद्वान थे कैनन। कैनन ने ना सोसाइटी का बड़े ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया और उन्होंने पता है क्या कहा। उन्होंने कहा देखो, जानवर तो तनाव में रहते ही रहता है, इसके साथ साथ इंसान भी तनाव से प्रभावित होता है। ऐसी एक व्यक्ति है हंस सैल्य। तो जो हंस सैल्य हैं, इन्होंने 1974 में तनाव को एक शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया कि जिस प्रकार से जो हमारा शरीर है वो हर एक्शन का एक रिएक्शन देता है, उसी प्रकार से जो ये तनाव है ना, तो ये एक रिएक्शन वाली प्रक्रिया है कि आसपास की जो हमारी सिचुएशंस है उसके प्रति हम किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं, किस प्रकार की हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और वो जो प्रतिक्रिया है वो कई बार चिंताग्रस्त हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास की परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से हम चिंता करने लग जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के ऊपर ना बेमतलब का दबाव बनने लग जाता है और मनुष्य उस दबाव की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। मनुष्य पता है क्या हो जाता है, डिएक्टिव हो जाता है। मनुष्य रुक जाता है, वो सोचता है मुझसे ये चीज़ होगी ही नहीं। ऐसा कौन कह रहा है, हंस सैल्य। हंस क्या सैल्य कहता है कि व्यक्ति का जो तनाव है ये 3 चरणों में होता है। पहले चरण को उनने नाम दिया है अलार्म प्रतिक्रिया। यानी कि पहले चरण में जब मनुष्य स्ट्रेस में जाता है, जब मनुष्य दबाव को फील करता है, तो सबसे पहले पता है क्या होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब आप कहोगे प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में का जो इसे प्रतिरोधक क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो सबसे पहले मनुष्य की ना इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है। उसकी जो काम करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्षमताएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है पहले चरण में। यानी कि हंस सैल्य कहते हैं कि व्यक्ति जो तनाव से जा रहा है, उस तनाव से जो गुजर रहा है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। जहाँ पहले चरण में जो उसकी इम्यूनिटी पावर है, उसकी जो काम करने की शक्ति है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे वो अलार्म प्रतिक्रिया का नाम देता है। यानी कि यहाँ से व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वो तनाव में जा रहा है। दूसरे चरण में पता है वो प्रतिरोध करने की कोशिश करेगा, वो लड़ने की कोशिश करेगा और वो संतुलन भी बना सकता है और हो सकता है कि वो ना अच्छे से अपना कार्य को कर भी दे। लेकिन पता है कई बार क्या होता है, जब वो संतुलन नहीं बना पाता तो तीसरे चरण में चला जाता है और तीसरे चरण में ना अब वो थक जाता है, अब वो कार्य को नहीं कर पाता। अंतिम चरण थकावट का ही है, जहाँ पर उसका पतन हो जाता है और मनुष्य सदैव के लिए तनाव में चला जाता है। वो सोचता है मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया, मैं तो इस काम को कर सकता था। यानी कि हंस सैल्य बोल रहे हैं तनाव 3 चरणों से होकर गुजर रहा है। पहले चरण में क्या होता है, व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरे चरण में व्यक्ति सोचता है कि मैं इस काम को करूँ और हो सकता है वो कर भी सकता है और नहीं भी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन तीसरे चरण में मनुष्य फेल है और इसी वजह से वो थकावट को फील करेगा। यहाँ पर थकावट का मतलब ये है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से क्या मान लेगा कि वो भाई वो बंदा ये काम नहीं कर सकता। ऐसे एक और विचार कर रहे हैं बॉम। तो बॉम और अन्य लोगों का ये मानना है 1981 में कि तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के आसपास की घटनाएं मनुष्य को प्रभावित करती हैं और मनुष्य तनाव में आ जाता है। पर्यावरण का मतलब है जो चीज़ हमें आसपास से घेरे हुए हो, वो कुछ भी हो सकती है। उन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव के अस्तित्व के लिए, किसी भी जीव की भलाई के लिए जो तनाव है वो खतरा है।
तनाव पे जब आप चर्चा करते जाओगे, तो तनाव को कोई स्थिति भी प्रभावित कर सकती है, घटनाएँ प्रभावित कर सकती है, कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है और हर एक बंदा इसके लिए अलग-अलग तरीके से कहना चाहेगा, लेकिन इसका लक्ष्य तो वही निकलेगा। एक व्यक्ति के जीवन में किस विभिन्न प्रकार के तनाव हो सकते हैं। हो सकता है उसके ऊपर किसी कार्यक्रम का तनाव हो सकता है उसे कोई रिपोर्ट देनी हो उसका तनाव हो सकता है बच्चों के ऊपर परीक्षा का तनाव हो। अब तनाव ना व्यक्ति के भौतिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, मानसिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, हर चीज़ को प्रभावित करता है। इसलिए तनाव को अलग-अलग भागों में बाँट दिया जाता है। कुल मिलाकर एक लाइन में ये समझ लो आप कि तनाव एक क्या है? शारीरिक और मानसिक क्रिया है। तो कोई पूछे आपसे तनाव क्या है? तो आप बता देना शारीरिक रूप से जब हम प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं या मानसिक रूप से जब हम प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तनाव कहलाता है। इसके अलावा एक और विचारक रहे हैं जिनका नाम है लैज़ारस फॉकमैन। एक तो लैज़ारस है और एक का नाम है फॉकमैन। 1948 में इन्होंने भी तनाव की एक परिभाषा दी थी और इन्होंने ये कहा था, तो देखो, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आस-पास से बहुत सारी चीज़ें घिरी होती है। हर एक व्यक्ति के आस-पास सिचुएशन जो है अलग होती हैं। जब वो सिचुएशन के साथ तालमेल बिठा लेता है, तो वो तो ठीक है। जो व्यक्ति सिचुएशन के साथ, परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, वो व्यक्ति क्या करता है, वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। ये परिभाषा सबसे मस्त लगी मुझे क्योंकि हर मनुष्य की सिचुएशन अलग है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। और जब मनुष्य उससे तालमेल बिठा लेता है परिस्थितियों से, तो उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं और नहीं तो नकारात्मक परिणाम आते हैं। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर तनाव जो है वो क्या है, एक मानसिक और भावनात्मक विस्तार है। ये एक इमोशनली खेल है जो कि व्यक्ति को अंदर अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। अब हम पढ़ेंगे तनाव के प्रमुख दृष्टिकोणों के बारे में। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं, तनाव के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करते हैं हम। तो देखो, तनाव के ना 4 दृष्टिकोण हमारे यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है, इसे चिकित्सा दृष्टिकोण कहते हैं या फिर समस्थिति दृष्टिकोण कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपरों में कि तनाव को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में बताइए। तो जो तनाव का पहला दृष्टिकोण है वो कौन सा दृष्टिकोण है? चिकित्सा दृष्टिकोण है। इसके बारे में किसने विचार दिया है? कैनन ने विचार दिया है। इसमें ये बताया गया कि मनुष्य ने इमोशनली रूप से यानी कि भावनात्मक रूप से अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ क्या करता है? तालमेल नहीं बिठा सकता, जिसकी चर्चा अभी हमने ऊपर की भी थी। कैनन कहता है कि जब मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाता तो जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जीवन में इस असंतुलन की वजह से पता है क्या है, मनुष्य की जो सहानुभूति तंत्रिका है, मनुष्य की जो एक तरीके से हम कहते हैं ना सिंपैथी थ्योरी है, वो वाली जो तंत्रिका है, वो तनावपूर्ण स्थिति में आ जाती है। तो चिकित्सा जो दृष्टिकोण है, वो क्या कहता है कि मनुष्य के आसपास की परिस्थितियाँ जब आपातकालीन प्रतिक्रिया करती हैं, जब कुछ चीज़ें ऐसी घटित होने लग जाती हैं जिससे मनुष्य अपना तालमेल नहीं बिठा पाता, मनुष्य संतुलन नहीं बढ़ा पाता, तो मनुष्य की जो भावनाएँ हैं, वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है, इमोशनली रूप से कमज़ोर हो जाता है और वो अपने इमोशंस के साथ जीवन में उसके क्या हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। अब व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। दूसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। देखो, संज्ञान का मतलब होता है जानना। संज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है? जानना। तो देखो, जब हमारे आसपास कोई घटना घटती है, तो अब मुद्दा ये भी होता है कि हम उस घटना को किस प्रकार से सोच रहे हैं, हम उस घटना का अर्थ किस प्रकार से निकाल रहे हैं। क्योंकि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में एक संबंध के माध्यम से स्वरूप होता है कि हमारे आसपास की सिचुएशंस कैसी हैं। फॉर एग्जांपल, कोरोना के टाइम पीरियड पे 2 टाइप के लोग थे। एक टाइप के लोग पता है क्या है? रोज़ पॉजिटिव फील करते थे कि क्या शायद यार चलो कल सब ठीक हो जाएगा, फिर अगले दिन सोचते थे कल ठीक हो जाएगा, अगले दिन सोचते थे कल ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने 2 साल बिता दिए और आज भी वो क्या हैं, बिल्कुल माइंड फ्री हैं। कुछ लोग पता है क्या सोचते थे? कल क्या होगा, कल क्या होगा, इतने लोग मर रहे हैं, कहीं कल मेरा नंबर तो नहीं आएगा। तो ऐसे लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। तो आसपास की परिस्थितियों के प्रति हमारी जानकारी क्या है, आसपास की परिस्थितियों के प्रति हम कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण बताता है। इसमें जो विचारक है उनका नाम है लैज़ारस। तो लैज़ारस ना केवल ये मानते थे कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में संबंध है, बल्कि वो ये कहते थे कि मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी घटना को किस प्रकार से देखता है और क्या वो घटना वास्तव में तनावपूर्ण है। तो एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है और एक ही परिस्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए तनाव रहित हो सकती है। यानी कि सिचुएशंस वही है, ये व्यक्ति के देखने का संदर्भ है कि वो उसे तनाव में ले रहा है या फिर तनाव में नहीं ले रहा है। तीसरा जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति और पर्यावरण का दृष्टिकोण है। तो पर्यावरण का मतलब है जो चीज़ें हमारे आसपास से हमें घेरे हुए हैं। तो मनुष्य जो है, ये रॉबर्ट कॉन ने ये बात बताई है और वो क्या कह रहा है कि मनुष्य कैसे भ्रमित होता है, आखिर उसके अंदर विरोधी भावनाएं कैसे आती हैं, आखिर कैसे किसी व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। तो वो ये बताते हैं रॉबर्ट कॉन
कि जब वह किसी तरीके की सामाजिक भूमिका निभा रहा है, देखो हर एक व्यक्ति की समाज में एक ना भूमिका तय है, हर एक व्यक्ति समाज में कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति जब समाज में कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, तो वो कार्य जब उस वो पूरी तरीके से नहीं कर पाता, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से ना मनुष्य कमज़ोर होने लग जाता है, साइकोलॉजिकल रूप से मनुष्य कमज़ोर होने लग जाता है, अब वो मानसिक दबाव को फ़ील करने लगता है। मनुष्य सामंजस्य नहीं बिठा पाता, क्योंकि मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य कब बिठा सकता है, मनुष्य अपने पर्यावरण से तालमेल कब बिठा सकता है, जब पता है क्या है, वो अपनी क्षमताओं का विकास करे, जब अपनी कुशलता को बढ़ावा दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो मनुष्य के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। ये हो गया व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण। और चौथा और लास्ट का दृष्टिकोण है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अब ये मनोविश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है, ये क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है, तो इसके बारे में लेविंसन बताएंगे। लेविंसन पता है क्या कहेंगे, मनुष्य के अंदर दो चीज़ें होती हैं भाई, हर व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें होती है, ध्यान रखना। एक होता है मनुष्य का अहम, क्योंकि कई बार ना मनुष्य का जब अहम प्रभावित होता है ना, हर एक मनुष्य का अपना अहम है, मनुष्य का अपना एक ईगो है। अब जब मनुष्य का एक ईगो प्रभावित होता है, वो निगेटिव वे में जाता है, तो भी मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा है आत्म छवि। हर एक बंदा चाहता है कि उसकी समाज में क्या हो, सम्मान हो, हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करे। लेकिन जब व्यक्ति की आत्म छवि नकारात्मक हो जाती है, जब व्यक्ति का अहम उसके ऊपर चला जाता है, तो व्यक्ति तनाव में चला जाता है। ये क्या है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो तनाव शब्द क्या है, अब तक हमने ये समझ लिया तनाव के कितने दृष्टिकोण हैं, चार हैं, चिकित्सा समस्या दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। आई होप सो चीज़ें आप समझ चुके हो। तनाव के यहाँ पर तीन प्रकार के बारे में बताया गया है। तनाव का पहला प्रकार है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस में पता है क्या होता है, ये एक प्रकार का अच्छा तनाव है जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं। इसमें व्यक्ति पता है क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन देता है, और उसके ऊपर जिस चीज़ का प्रेशर होता है उसे वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। क्योंकि प्रेशर देखो अच्छी चीज़ भी है और प्रेशर बहुत बुरी चीज़ भी है, स्ट्रेस अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। तो जब स्ट्रेस अच्छे रूप में कार्य कर रहा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये क्या है, इसे हम यूस्ट्रेस कहते हैं। लेकिन अगर ये निगेटिव हो, ये नुकसान, देखो ये है तो निगेटिव लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, तो इसे हम न्यू स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि न्यू स्ट्रेस क्या है, देखो तनाव को स्ट्रेस कहते हैं ना, तो यू स्ट्रेस क्या है, यू स्ट्रेस तो अच्छा तनाव है, जबकि न्यू स्ट्रेस पता है क्या है, कि हमें कोई सहायता तो नहीं दे रहा लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। तीसरा है डिस्ट्रेस। अब इसे डिस्ट्रेस में पता है क्या होता है, डिस्ट्रेस में ये नुकसान पहुंचाएगा व्यक्ति को, मनुष्य भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, मनुष्य शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तनाव से आप क्या समझते हो, तनाव के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए और तनाव के विभिन्न प्रकारों के बताइए, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में क्या हो, सक्षम हो। आगे चैप्टर में जो है तनाव के लक्षणों के बारे में बताया गया है और व्यावसायिक तनाव के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।